आज हम बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन की कविता स्वदेशी पढ़ेंगे। यह कविता प्रेमघन की रचना प्रेमघन सर्वस्व से ली गई है। तो आइए सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। कवि प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध नाटककार, निबंधकार, कवि एवं समीक्षक थे। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम कविता की शुरुआत करते हैं। सवै विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात, भारतीयता ना कछु अब भारत में दर्शात। कवि प्रेमघन कहते हैं कि सवै विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात, यानी सभी विदेशी वस्तु दिख रही है। भारत में जो मनुष्य दिख रहे हैं, जो लोग दिख रहे हैं, वे लोग भी अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं। भारत में भाईचारा दिखाई नहीं देती। जिस भाईचारा के लिए भारत सदियों से प्रसिद्ध है, वो भाईचारा नहीं दिखाई देता। चाल चलन, रहन सहन, वेशभूषा सब बदल गया, यानी सब लोग विदेशी रंग में रंगते जा रहे हैं। भारतीयता ही अब भारत में दिखलाई नहीं देती है। आगे कवि कहते हैं, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान किधो हिंदू के हैं ये क्रिस्तान। कहते हैं कि भारतीय लोग जो अपनी वेशभूषा से पहचाने जाते थे, अपनी संस्कृति से पहचाने जाते थे, भारतीय जो धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनकी एक अलग पहचान थी। ये अपनी पहचान दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। ये विदेशी कल्चर, विदेशी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, विदेशी वेशभूषा अपनाते जा रहे हैं, जिसके कारण अब इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है और ईसाई कौन है। आगे कवि कहते हैं, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। कवि प्रेमघन कहते हैं कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं। उनकी आलोचना करते हुए कवि कहता है कि विदेशी पढ़ाई करके शायद इनकी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। अब भारतीय वस्तुओं से इसे घृणा आती है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए, यानी इनको जो विदेशी चाल चलन है वो भाग गई है, यानी पसंद आ गई है। अब भारतीय चाल चलन धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी चाल चलन अपनाते जा रहे हैं। तो खासकर भारतीय शिक्षित वर्ग पर कवि टिप्पणी करते हुए कहता है, आलोचना करते हुए कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देशी संस्कृति सभ्यता भूलते जा रहे हैं और विदेशी सभ्यता संस्कृति और कल्चर अपनाते जा रहे हैं। तो आगे कवि कहता है, ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने में हूँ ना कहीं भारतीयता लेस। कहता है कि अब अपना ही देश विदेश नजर आ रहा है। सभी लोग विदेशी ठाट बाट के साथ रह रहे हैं, विदेशी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। जो घर बन रहे हैं वह विदेशी जैसे घर होते हैं विदेशों में, उस प्रकार के घर दिखाई देते हैं, यानी अपना ही देश अब विदेश दिखाई देता है। सपने में भी भारतीयता लेस मात्र भी दिखाई नहीं देती, यानी भारतीयता का धीरे धीरे लोप होता जा रहा है और सब लोग विदेशी प्रभाव में रंगते जा रहे हैं। आगे कवि कहता है, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीति। कवि कहता है कि भारत के जो भी लोग हैं वे सिर्फ विदेशी वस्तुओं को ही पसंद करते हैं। जो भी घर बन रहे हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, सब विदेशी वस्तुएं ही दिख रही है। कवि इन पर गहरी चिंता जाहिर करता है और कहता है कि धीरे धीरे हमारी सभ्यता संस्कृति लुप्त होती जा रही है। आज जिस सभ्यता को हम अपना रहे हैं वो सभ्यता पश्चिमी लोगों को सूट करती है। इसकी मैं आलोचना नहीं करता। कवि कहता है कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं उनके वातावरण और जलवायु के अनुसार उनकी सभ्यता उनको सूट करती है, जबकि हमारी सभ्यता हमको सूट करती है हमारे क्लाइमेट के अनुसार, हमारे वातावरण के अनुसार। कहने का मतलब ये है कि जो लोग खान पान रहन सहन हमारे पूर्वज भारतीय संस्कृति के अनुसार
अपनाए हुए थे उनको हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और अंग्रेजी खान पान रहन सहन सब अपना रहे हैं, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सभ्यता संस्कृति विश्व में उत्कृष्ट सभ्यता संस्कृति है, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम नकल करते हैं पश्चिमी सभ्यता का तो ये हमारे लिए घातक साबित होगा। कभी आगे कहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिना। कभी कहते हैं कि भारतीय सभी वस्तु से इन्हें घिन आती है, हिंदुस्तानी नाम सुन के हिंदुस्तानी लोगों को शर्म आती है, लाज आती है। ऐसी स्थिति हो गई है भारत की। यानी अब हिंदुस्तानी जो लोग हैं वे लोग भी हिंदुस्तानी कहलाना पसंद नहीं करते हैं। आगे कभी कहता है कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। देश नगर की तो बात ही छोड़ दीजिए, सभी जगह अंग्रेजी चाल ही दिखाई देती है। हाटहन मैं देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, हाटहन मैं देखूँ भरा। यानी बाजार में जब मैं जाता हूँ और देखता हूँ तो चारों तरफ बाजार विदेशी वस्तुओं से ही भरा पड़ा है। विदेशी वस्तुएं ही सभी जगह दिखाई देती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी खतरनाक है। हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सब जगह विदेशी वस्तुएं ही बाजारों में दिख रही है। आगे कभी कहता है कि जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, जिनसो समत सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिएंगे वे कैसी खाम ख्याली। कभी नेताओं पर शासकों पर तंज कसते हुए कहता है कि जिन लोगों को अपनी धोती संभाल में नहीं आती है, जो अपनी धोती संभाल नहीं पाते, यानी अपने आप को जो संभाल नहीं पाते, जो घोटालों में लिप्त रहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, वे लोग देश का प्रबंध करेंगे, देश को चलाएंगे। ये कैसी कोरी कल्पना है, ऐसी उम्मीद करना ही इन नेताओं से बेकार है। कभी कहता है कि दास वृत्ति की चाह चहूर चारहू वर्ण बढ़ा ली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। कभी समाज के चारों वर्णों पर कटाक्ष करते हुए कहता है, उनकी आलोचना करते हुए कहता है कि भारत के जो ये चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें दास वृत्ति की चाह आ गई है, गुलामी की इन्हें आदत पड़ गई है। यह अंग्रेजों की खुशामद करते हैं, अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा करते हैं। किसकी तरह? डफाली की तरह। डफाली समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जिसका एक ही उद्देश्य होता है डफ बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। उसी प्रकार से ये समाज के चारों वर्णों के लोग अंग्रेजों की झूठी खुशामद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। सिर्फ किसके लिए? तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनसे लाभ उठाने के लिए। तो यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। फिर नई कविता के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।